जब से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब से एक बड़ा प्रश्न दुनिया के सामने था। क्या अमेरिका डायरेक्टली हस्तक्षेप करेगा, स्वयं को इन्वॉल्व करेगा इस लड़ाई में? उस गुत्थी का भी अब उत्तर मिल गया है। अमेरिका के B-12 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसाए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे। उससे कितना नुकसान हुआ है, क्यों किया अमेरिका ने ये फैसला, अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, दुनिया पर किसका क्या असर पड़ेगा, ईरान और इजराइल पे इसका क्या असर पड़ेगा, विश्व पे क्या असर पड़ेगा, चीन रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी, भारत के लिए इसके क्या अर्थ हैं, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले शायद कई दशकों में दुनिया में इससे बड़ा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे आपको फौरन नोटिफिकेशंस मिला करें। तो बात करते हैं ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, अब क्या हो सकता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या ऐसी मजबूरी बन पड़ी कि अमेरिका को डायरेक्टली हस्तक्षेप करना पड़ा? क्योंकि ट्रंप का सबसे बड़ा पोल प्लान क्या, एक बड़ा चुनावी मुद्दा वादा ये था कि वो अमेरिका को किसी बड़ी वैश्विक लड़ाई में नहीं उलझाएंगे। उनका तो कहना यह था कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई भी वो 24 घंटे के अंदर बंद करवा देंगे, गजा पट्टी की लड़ाई भी रुकवा देंगे। लेकिन अब हुआ तो इसका ठीक उल्टा है। तो जो उनका सपोर्ट बेस है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया है। फिर 2-3 दिन पहले ही ट्रंप ने जो कहा था कि वो एक 2 हफ्ते की विंडो देना चाहते हैं ईरान को कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पे लौटे, शांति की वार्ता वापस शुरू हो, उसके सिर्फ 2 दिनों के भीतर ही क्यों B-12 के द्वारा बम बरसाए गए? आखिर उसका क्या कारण था? अब लगता है ये ट्रंप की वो एक सोची समझी चाल थी। वो ईरान को और दुनिया को एक छलावे में, भुलावे में रखना चाहता था। और उन 2 दिनों में अमेरिका ने अपने जो एसेट्स थे, स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एसेट्स, B-12 बॉम्बर्स इत्यादि, उनको फॉरवर्ड बेसिस पे पहुंचाया और फिर अचानक एक सरप्राइज डिसीजन में हमला बोल दिया। तो वो तो सिर्फ एक र्यूज थी, एक चाल थी, एक अमेरिका का एक फेंट था, एक तरह से छलावे भुलावे में रखने की कोशिश। आगे क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका अभी भी ये कह रहा है कि शांति के द्वार खुले हैं, पीस टॉक्स जारी हो सकती हैं, जिस पे ईरान ने लगातार कहा है कि भाई शांति की टॉक्स और पीस टॉक्स तो चल रही थी, नेगोशिएशंस तो ऑन थी जब इजराइल ने हमला किया। लेकिन बहरहाल अमेरिका जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पे चल रहा है, उसने कहा है कि शांति के द्वार खुले हैं और अगर ईरान उनकी शर्तों पे शांति स्वीकार नहीं करेगा तो बहुत बड़ी भयावह ट्रेजेडी ईरान को अवेट कर रही है, बहुत ज़बरदस्त उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका ने साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ईरान में कहीं ना कहीं रजीम चेंज चाहता है। वो चाहता है कि खुमैनी की सरकार जो इस्लामिक रिपब्लिक में चल रही है इरानियन रेवोल्यूशन के बाद से, वो हटे, उसकी जगह कोई दूसरी सरकार बने। दूसरी तरफ अमेरिका ये भी असेसमेंट करने में लगा हुआ है कि दरअसल उसके हमले से कितना नुकसान हुआ है, वहाँ पे कितने जो परमाणु रिएक्टर्स या जहाँ पे यूरेनियम को एनरिच किया जा रहा था उसको बंकर बस्टर बॉम्ब्स ने कितना नुकसान पहुँचाया है। क्या ईरान ने पहले ही उस असले को कहीं और शिफ्ट कर दिया था और उन जगहों पे कुछ था ही नहीं है, कुछ खासा नहीं था? तो ये सब अभी वो मुद्दे हैं जिन पे हमें सही जिसका आकलन अभी करना बाकी है। अब चलते हैं हम इजराइल की तरफ। इजराइल के पास अब क्या ऑप्शन है, वो क्या करेगा? तो इजराइल की तो जो विश लिस्ट में सबसे प्राथमिक चीज़ थी, सबसे सर्वोच्च चीज़ थी, वो पूरी हो गई। वो चाहता था अमेरिका किस तरह से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, वो हो गया। मतलब अब खाली इजराइल नहीं लड़ रहा है, अमेरिका उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है। पहले जो सिर्फ सप्लाई करता था, सपोर्ट करता था, हथियार देता था, मॉरल और एथिकल सपोर्ट देता था, उसके साथ खड़ा रहता था विश्व मंच पे, अब वो स्वयं लड़ाई में कूद गया है। तो इजराइल के लिए तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए थैंक यू ट्रम्प्स के बैनर्स, पोस्टर्स, ये सब लगे हैं, वहाँ पे लोग प्लैकार्ड्स लेके खड़े हैं इजराइल में। साथ ही साथ वो अभी तक ईरान के हमले भी झेल रहा है। हालांकि जब से लड़ाई शुरू हुई है और इजराइल ने जिस तरह से लगातार हमले बोले हैं ईरान पर, उनकी यानी तेल अवीव की एयर सुपीरियॉरिटी पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है। उनको बिना रोक टोक के वो जाते हैं, इम्प्यूनिटी के साथ जाते हैं, हमला करते हैं और आते हैं। साथ ही साथ एक और बात जो खास ध्यान में रखने की है कि जो ईरान का एक सपोर्ट स्ट्रक्चर था, चाहे वो हूती थे, चाहे हमास था, चाहे हिजबुल्लाह था, इन सबको भी काफ़ी हद तक पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने कमज़ोर किया है। उनको लगातार निशाने पर लेके, उनको टारगेट बना के, उनके लीडर्स को मार के, और जिस तरह से ईरान के सब टॉप कमांडर्स को उन्होंने मार दिया, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया,
तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बुरी तरह से आइसोलेट कर दिया, ईरान के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। अब आते हैं हम ईरान पे। ईरान के पास क्या विकल्प है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या कर सकता है? ईरान के पास ऑप्शंस बड़े स्पष्ट हैं, या तो वो सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे, अमेरिका की शर्तों पे शांति प्रस्ताव पे वापस लौटे, शांति वार्ता पे उनकी सारी शर्तें माने, मतलब पूरी तरह से अपनी नाक कटवाए और एक तरह से घुटनों के बल जाके अमेरिका के सामने बैठे, और फिर कहीं शायद उसकी मुक्ति संभव है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि रिटेलिएट करे, जवाबी कार्रवाई करे। जवाबी कार्रवाई में क्या कर सकता है ईरान? या तो अमेरिकी बेसिस को, अमेरिकी अलाइज को जो मिडिल ईस्ट रीजन में है उनको टारगेट करे, लेकिन उससे कॉन्फ्लिक्ट और बड़ी होगी, और व्यापक होगी, और भीषण लड़ाई होगी, ईरान को ही और ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से दुनिया का कोई 60 से 80% तेल और इन सब का व्यापार होता है, उस स्ट्रेट से निकलता है, उसको बंद कर दे। ईरानी संसद ऑलरेडी इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है। अब वो टॉप लीडरशिप को, यानी कि खमैनी को, उस पर फैसला लेना है। अगर वो बंद करते हैं तो दुनिया में फिर एक अशांति का नया दौर शुरू होगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, व्यापार रुकेगा। तो क्या वो कर पाएंगे? और उस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? वो फिर कैसे उस टारगेट करेगा ईरान को? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ईरान के पास सीमित विकल्प है, लेकिन शायद एक बड़ा हथियार उसके पास बाकी है। अगर उसका एनरिच्ड यूरेनियम बनाने का जो प्रोसेस है वो अभी भी उसके पास महफूज और सुरक्षित है, और अगर उन्होंने अपने एनरिच्ड यूरेनियम को किसी सुरक्षित ठिकाने पे ट्रांसफर कर दिया तो अभी वो बम बनाने के प्रोसेस के काफ़ी नज़दीक है। अब बात करते हैं दुनिया की क्या स्थिति है। तो यूरोप के जो 3 बड़े पावर्स हैं, यानी कि यूके, फ्रांस और जर्मनी, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि ईरान का परमाणु बम उन्हें स्वीकार नहीं है। मतलब एक तरह से अपरोक्ष रूप से वो अमेरिकी कार्रवाई के समर्थन में आ चुके हैं। अब बचता है रूस, जिसने ये कहा था कि अगर अमेरिका सीधे सीधे हस्तक्षेप करेगा इस लड़ाई में तो उसका नुकसान उठाने पड़ेंगे, बहुत डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब रूस क्या करता है ये देखने की बात है। ईरानी विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री से मिलने जाने वाले हैं, उनसे मुलाकात है। बट रशिया क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चाइना के जो स्टेल्थ फाइटर्स थे वो पिछले कई दिनों से लगातार ईरान जा रहे थे। उनकी फ्लाइट्स में मिलिट्री हार्डवेयर जा रहा था ईरान, लेकिन सिर्फ बयान और हथियार की सप्लाई एक बात है, और एक उनके पक्ष में डायरेक्टली लड़ाई में कूदना एक अलग बात है। तो क्या चीन और रूस को ऐसा कदम उठाएंगे? अगर वो उठाते हैं तो फिर ये लड़ाई व्यापक होगी, बड़ी होगी, शायद उसी को तीसरा विश्व युद्ध कहा जाएगा। क्योंकि अगर सब सुपर पावर्स लड़ाई में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए तो फिर और क्या होती है वर्ल्ड वॉर। तो वो एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी अवश्य भावी नहीं लग रही, इमिनेंट नहीं लग रही। अभी शायद उसके लिए कुछ और फासला तय करना बाकी है। ईरान किस तरह से रिएक्ट करता है, ये इस पूरी पहेली का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू है। वो आगे क्या करता है। दूसरी तरफ जो अमेरिकी हस्तक्षेप है, अगर मिडिल ईस्ट में उसका और व्यापक इंटरवेंशन होता है, लड़ाई बड़ी होती है, तो वो कहीं ना कहीं चीन को थोड़ा माफिक भी बैठता है, उनको सूट करता है। क्योंकि अगर अमेरिका वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इस पूरे इलाके में इन्वॉल्व होता है तो चीन को जो अपनी संप्रभुता, अपना एक विस्तारवादी आउटलुक है उसका इंडो पैसिफिक रीजन में, वो करने की थोड़ी छूट मिलेगी। क्योंकि उनका प्रमुख प्रतिद्वंदी अमेरिका फंसा हुआ है वेस्ट एशिया में, तो वो इंडो पैसिफिक में अपने पांव पसार सकते हैं, उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। अब आते हैं भारत की क्या स्थिति है। भारत की स्थिति बहुत नाजुक है, विकट है, क्योंकि हमारे संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ बहुत गहरे हैं। इजराइल के साथ तो ऑब्वियसली वो हमारा स्ट्रेटेजिक आर्म्स पार्टनर है, हमको आर्म्स सप्लाई करता है, एक वैश्विक मंच पे वो हमारा बड़ा समर्थक है, और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न एक्सेस है उसमें भारत अपना स्थान देखता है। तो ये तो इजराइल के साथ उनके संबंधों की एक मजबूरी है कि वो इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता। लेकिन ईरान के साथ भी हमारे हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल, तारीखी रिश्ते हैं, और ईरान भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम छबर पोर्ट बना रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह, जो हमारे लिए बहुत एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह काम आने वाला है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संदर्भ में भी ईरान हमारा एक नेचुरल अलाई तो नहीं कहें, क्योंकि वो कई बार दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है, लेकिन एक बफर है, एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है उस त्रिकोणीय रिलेशनशिप का। तो हम ईरान से अलग नहीं हो सकते। प्लस हमारा ऑयल हम वहाँ से लेते हैं, तो एक सिविलाइजेशनल टर्म्स हैं हमारे उनके साथ, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, बहुत पुराने रिश्ते हैं। इसलिए हम दोनों से बात कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत पहले मोदी जी ने लड़ाई शुरू होते ही बात की थी, और अभी हाल में ही कोई 24-48 घंटे पहले ईरानी राष्ट्रपति का फ़ोन भी मोदी जी के पास आया। तब मोदी जी ने फिर कहा कि युद्ध से किसी चीज़ का परिणाम नहीं निकलने वाला, शांति वार्ता होनी चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए। लेकिन भारत इस तरह की अच्छी बातें करने के अलावा कुछ और ज़्यादा करने की शायद स्थिति में नहीं है।
तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जो शतरंज की बिसात इस समय बिछ गई है वो एक बहुत ही विस्फोटक रूप किसी भी क्षण ले सकती है। ऑलरेडी बहुत एक्सप्लोसिव सिचुएशन है, एक और चिंगारी कहीं, एक किसी का गलत फैसला और दुनिया एकदम फट जाने की स्थिति पे आ सकती है। बहुत ही विस्फोटक, एक्सप्लोसिव और एक वायलेंट सिचुएशन खड़ी हो सकती है दुनिया में। तो मैं लगातार वॉच रखूंगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे, इस मोर्चे पे क्या हो रहा है। कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है तो हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे। मीनवाइल प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी ये पेशकश कैसे लगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। नमस्ते।